नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल ट्राइबोए मास्क से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? एक सेंटर है बेंगलोर में जिसका नाम है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। ये देखो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। इस सेंटर में रिसर्चर्स की एक टीम ने फेस मास्क बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड डेवलप किया है जिसे नाम दिया गया है ट्राइबोए मास्क। ट्राइबोए मास्क जो है ये ट्राइबोए इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन पर आधारित है। ट्राइबोए इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? जब देखो फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है तो इसे ट्राइबोए इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। स्पेसिफिकली हम बात करें कैसे इस ट्राइबोए मास्क को डेवलप किया जा सकता है और कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है और कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होने से वायरस या फिर जो बैक्टीरियाज हैं उनके बॉडी में एंटर करने की संभावना फेस के थ्रू कम हो जाती है। इसमें देखो 3 लेयर्स होंगी, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। बीच में होगी नाइलॉन की लेयर और दोनों साइड में होगी पॉलीप्रोपाइलीन लेयर। समझ गए? मतलब सबसे पहले पॉलीप्रोपाइलीन लेयर, बीच में नाइलॉन की लेयर और तीसरे नंबर पे फिर से पॉलीप्रोपाइलीन लेयर। जब देखो ये नॉन कंडक्टिंग लेयर आपस में रब करेंगी, मतलब यहाँ पर देखो इस सेक्शन में पॉलीप्रोपाइलीन लेयर नाइलॉन लेयर से आपस में टकराएगी और इस सेक्शन में भी नाइलॉन की लेयर पॉलीप्रोपाइलीन लेयर से आपस में टकराएगी तो चार्ज डेवलप होगा। यही तो एप्लीकेशन है। अभी हमने डिस्कस किया कि ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। तो 3 लेयर्स इस प्रकार से अरेंज होंगी, ये नॉन कंडक्टिंग लेयर्स आपस में टकराएंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो नाइलॉन की लेयर पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और दोनों साइड में ये जो पॉलीप्रोपाइलीन की लेयर है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जर्म्स को मारेगा और हार्मफुल वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को अंदर नहीं आने देगा। ये पूरा कंसेप्ट है ट्राइबोए मास्क का। खास बात देखो ये है कि बाहर से किसी प्रकार की पावर को सोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब किसी बैटरी की या फिर सेल की आवश्यकता नहीं होगी इस मास्क के ऑपरेशनलाइजेशन में। लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आई होगी, ये कहाँ से लाएंगे, ये नाइलॉन कहाँ से लाएंगे? अलग से मार्केट में जाना पड़ेगा परचेज़ करने के लिए, या फिर पॉलीप्रोपाइलीन ये भी पता नहीं मार्केट से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कहाँ से लाएंगे? देखो डरने की बात नहीं है। पुरानी कोई सिल्क की साड़ी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है नाइलॉन के तौर पर, या फिर पुरानी कोई सिल्क की शॉल है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और पॉलीप्रोपाइलीन की बात करें, ये जो ग्रोसरी बैग्स होते हैं ना जो बुने हुए नहीं होते, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलीप्रोपाइलीन के लिए। तो इस प्रकार से जो मास्क बनेगा, सबसे पहले लेयर इस ग्रोसरी बैग की, दूसरे नंबर पे पुरानी साड़ी या फिर पुरानी सिल्क की शॉल की और तीसरे नंबर पे फिर से लेयर इस ग्रोसरी बैग की। तो ये फेस मास्क काफ़ी अच्छा बनेगा। फिर से बोलता हूँ, ये जो मास्क बनेगा ना ये ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन पर आधारित है जिसमें ये होता है फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिल्क टी अलायंस से संबंधित है। ये क्या है? ये देखो प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। थाईलैंड के एक टीवी एक्टर और उनकी मॉडल गर्लफ्रेंड ये काफ़ी फेमस है चाइना में, लेकिन थाईलैंड के इस टीवी एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया कि हांगकांग को और ताइवान को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये अलग से देश बनने चाहिए। तो चाइना के यूजर्स ने, सोशल मीडिया को जो लोग यूज़ करते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, ट्रोल किया थाईलैंड के टीवी एक्टर को और उनकी गर्लफ्रेंड को। तो इसके बाद थाईलैंड में, हांगकांग में, ताइवान में सोशल मीडिया यूजर्स एकजुट हो गए। वो चाइना की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लगे,
ये बोलने लगे कि चाइना अपनी प्रोपगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। इवन कोविड-19 को लेके भी चाइना की सरकार का बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये जो प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट है ये अपने आप को मिल्क टी अलायंस बोलता है। समझ गए? मतलब प्रो चाइना ट्विटर यूजर्स के अगेंस्ट ये अलायंस बना है और ये अलायंस मांग कर रहा है कि ताइवान और हांगकांग ये अलग से देश बनने चाहिए और अथॉरिटेरियन रेजिम जाना चाहिए चाइना से। चलते हैं आगे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, दिमाग में छप जाएगी और आप विजुलाइज कर सकते हो कि मिल्क टी अलायंस क्या था। ताइवान, थाईलैंड, हांगकांग, इन 3 देशों के काफ़ी सारे सोशल मीडिया यूजर्स एक साथ आए हैं प्रो डेमोक्रेसी मांग के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से संबंधित है। इसे देखो टेक्सास लाइट स्वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रूड ऑयल का एक ग्रेड है जिसे ऑयल प्राइसिंग में बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्रूड ऑयल का जो ग्रेड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये काफ़ी लाइट क्रूड है क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है और सल्फर कंटेंट लो होता है, इसलिए पोल्यूशन कम होता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो प्राइस है वो अक्सर न्यूज़ में रहता है जब ऑयल प्राइसेस की हम बात करते हैं। ऑयल प्राइसेस की जब हम बात करते हैं तो आपने काफ़ी सारे बेंचमार्क्स का नाम सुना होगा, जैसे ब्रेंट क्रूड, दुबई क्रूड, ओमान क्रूड, यूरल ऑयल्स। ये देखो ठीक वैसे ही हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निफ्टी। उसी प्रकार से अलग अलग देशों में ऑयल प्राइसेस का सूचकांक ये अलग अलग ग्रेड्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है ये क्यों सुर्खियों में आया है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसके बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के अनुसार ऑयल की जो कीमत थी वो देखो -$40 तक पहुंच गई, -$40 पर बैरल। तो बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया क्या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये यूं बोल रही हैं कि ऑयल आप हमसे ले जाइए, बदले में हम आपको पैसा भी देंगे। क्या ऐसा हो रहा है? देखो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ टेक्निकलिटी थी कि -$40 ऑयल की कीमत पहुंच गई थी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ग्रेड की। इसका सिंपल रीज़न देखो ये था, WTI ऑयल की कीमत इतनी कम हो गई थी, सिचुएशन ये आ गई थी कि आप ऑयल को स्टोर करके रखोगे उस पे बल्कि आपको ज़्यादा खर्च आएगा, इतना तो ऑयल की वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से टेक्निकलिटी ये इमर्ज होके आई कि प्राइस नेगेटिव में चले गए, -$40 पर आ गए। सिंपल मतलब ये था जिन्होंने फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर्स में ट्रेड किया है कि इस डेट को हम डिलीवरी ले लेंगे ऑयल की, वो डिलीवरी लेने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि भैया इससे ज़्यादा पैसा तो हमें स्टोर करने पे आएगा, इसलिए हम डिलीवरी नहीं लेना चाहते। तो रिजल्ट ये निकला, प्राइस -$40 पर आ गए, लेकिन अब फिर से इंक्रीज हो गए। अभी मैंने देखा इनकी मार्केट के हिसाब से 3.44 समथिंग ये WTI जो है वो ट्रेड कर रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड वाइड हेल्प से संबंधित है। IIT बॉम्बे ने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है वर्ल्ड वाइड हेल्प। ये देखो उन लोगों को कनेक्ट करता है जिनको हेल्प चाहिए, उन लोगों से जो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स। फ़ोन भी किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पर, इवन एप्लीकेशन भी बनाई गई है इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब इस प्लेटफॉर्म को आप एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू भी। होता क्या है, नंबर प्रोवाइड किया गया है, उस पर आप कॉल करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपकी एज क्या है, कौन सी हेल्थ संबंधित समस्या आपकी है। तो बदले में क्या होता है, सारी जो डिटेल्स होती हैं रेलेवेंट डेजिग्नेटेड जूनियर डॉक्टर के पास चली जाती हैं, और अगर प्रॉब्लम गंभीर है तो जूनियर डॉक्टर उस प्रॉब्लम को असाइन कर देते हैं सीनियर डॉक्टर को। समझ गए? तो इस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म काम करता है। ये आप एप्लीकेशन के थ्रू भी बता सकते हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एज कितनी है, क्या समस्या है। प्रोसीजर सेम होगा, आप फ़ोन से बताओगे या फिर एप्लीकेशन से, पहले सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी जूनियर डॉक्टर के पास,
अगर वो हैंडल कर सकेगा प्रॉब्लम को तो ठीक है, अदरवाइज जूनियर डॉक्टर उस प्रॉब्लम को ट्रांसफ़र कर देगा सीनियर डॉक्टर को, तो सीनियर डॉक्टर उस प्रॉब्लम से डील करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्ल्ड वाइड हेल्प के बारे में, जिसे डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैटरहॉर्न से संबंधित है। मैटरहॉर्न देखो एक माउंटेन है यूरोप के एल्प्स माउंटेन रेंज में। जैसे हमारी जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो काफ़ी सारे देशों में फैली हुई है, उसी प्रकार से ये जो एल्प्स माउंटेन रेंज है ये भी यूरोप के काफ़ी सारे देशों में फैली हुई है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, और यहाँ पर है लिechtenstein, ये भी एक देश है। तो इन देशों में ये एल्प्स माउंटेन रेंज स्प्रेड है। और एल्प्स माउंटेन रेंज में एक माउंटेन है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैटरहॉर्न माउंटेन। हुआ क्या, इस मैटरहॉर्न माउंटेन पर इंडिया के फ्लैग का इस प्रकार से प्रोजेक्शन देखने को मिला। और ये प्रोजेक्शन इसलिए था कि इंडिया के लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करना। जिस प्रकार से इंडिया के लोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इंडिया के लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करना मकसद था इस मैटरहॉर्न माउंटेन पर इंडिया के फ्लैग को इस प्रकार से प्रोजेक्ट करने का। कहाँ पर है ये मैटरहॉर्न माउंटेन? ये जर्मन स्विट्जरलैंड में है। एक्चुअली ये स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर पड़ता है। पीक जो है इस माउंटेन की वो है 4,478 मीटर की हाइट पर। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है एल्प्स माउंटेन रेंज में और यूरोप में भी। कई बार तो इसे माउंटेन ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। और ये जनरली एल्प्स का एक प्रतीक भी है, मतलब एल्प्स माउंटेन रेंज को शो करना होता है तो काफ़ी बार मैटरहॉर्न माउंटेन को शो कर देते हैं। तो ये प्रतीक है एल्प्स माउंटेन रेंज का। ये पेनाइन एल्प्स में है। जैसे देखो वेस्टर्न घाट में 2-3 टुकड़े हैं, ऊपर सह्याद्री है, उसी प्रकार से एल्प्स माउंटेन रेंज के भी टुकड़े होंगे। तो ये पेनाइन एल्प्स में पड़ता है। अब एक काम करते हैं, यूरोप का मैप हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये यूरोप का पॉलिटिकल मैप है। एक बार कंट्रीज पर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से कंट्रीज आते हैं यूरोप के अंदर में। यहां से शुरुआत करते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, और यहाँ पे छोटे काफ़ी देश हैं, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया। और ये जो है नीचे ये बाल्कन कंट्रीज हैं। पहले एक देश होता था यूगोस्लाविया, काफ़ी टुकड़े इसके हो गए एथनिसिटी के नाम पे, और अब काफ़ी सारे छोटे छोटे देश हैं जैसे बोस्निया और अल्बानिया। यहाँ पे इटली है, ये है एड्रियोटिक सी, ये नीचे सारा है मेडिटेरियन सी, और ये ब्लैक सी है। ये देखिए यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं। जब कोल्ड वॉर हुआ था तो रशिया के USSR के साथ ये कंट्रीज थे, तो डेवलपमेंट में उतना आगे नहीं जा पाए जितना ये वेस्ट कंट्रीज हैं, जैसे स्पेन, फ्रांस और ये सारे जो कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज आते हैं बेलारूस, यूक्रेन और रोमानिया, जॉर्जिया, ये सारे देश आते हैं। अब ये ऊपर जो कंट्रीज हैं ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज इन्हें कहते हैं। और यहाँ पे जो कंट्रीज हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। काफ़ी अमीर देश ये हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इनको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छा स्थान इनको मिलता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क भी, तो ये सारे देश हैं। तो देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर यूरोप के बारे में डिस्कस करें तो 51 देश आते हैं यूरोप के अंदर में, 51 इंडिपेंडेंट देश आते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जैसे रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की। ये आधे यूरोप में हैं, आधे एशिया के अंदर में हैं। समझ गए? हमें आमतौर पे सिर्फ रशिया और टर्की का याद रहता है। रशिया और टर्की आधे यूरोप में है, आधे एशिया के अंदर में है। लेकिन कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया ये भी दोनों के अंदर में है, यूरोप के अंदर में भी है और एशिया के अंदर में भी है। और कुछ 2 देश जैसे आर्मेनिया और साइप्रस, ये देखिए पॉलिटिकल तो वैसे यूरोप में आते हैं, जोग्राफिकली ये एशिया के अंदर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे देखिए साइप्रस जो है काफ़ी एशिया के नज़दीक है, और पॉलिटिकल वैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, और वैसे पॉलिटिकली ये यूरोप के अंदर में आता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अभी कुछ सीज की हम बात कर लेते हैं। आसपास सीज को कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं, ये UPSC का काफ़ी बार फेवरेट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बात करते हैं एड्रियाटिक सी की। कौन कौन से कंट्रीज एड्रियाटिक सी को टच करते हैं? तो यहाँ पे है एड्रियाटिक सी। इसके वेस्ट में तो पूरा इटली है, और जो ईस्ट पार्ट में ये बाल्कन कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे टुकड़े हुए थे यूगोस्लाविया के, उसके बाद ये कंट्रीज बने थे एथनिसिटी के नाम पे। तो ये कंट्रीज आते हैं अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, ग्रीस
और ये स्लोवेनिया, ये सारे कंट्रीज आप याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा मैप में, ऐसे याद नहीं होंगे रट्टा मार के, लेकिन एक बार मैप से देख लेंगे अच्छी तरह से तो वहां पे ऑप्शंस देख के हमें याद आ जाएंगे। समझ गए? अब अगला सी डिस्कस करते हैं, ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो ब्लैक सी के आसपास ये कंट्रीज हैं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की। ये रे रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया, टर्की, ये सारे देश ब्लैक सी के आर पार फैले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी के जो चारों ओर फैले हुए हैं वो फैले हुए हैं 5 कंट्रीज, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। कोड बन जाता है कितार। कितार कोड से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नॉर्थ सी की बात कर लेते हैं। नॉर्थ सी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज आते हैं तो देखने से ही पता लग जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता है नहीं। यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज आसपास हैं नॉर्थ सी के, ऊपर है नॉर्थ सी। और उसके बाद में आता है, ये तो हो गया कैस्पियन सी हो गया, उसके बाद में आता है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की बात करें तो बस एक बार मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ऐसे एक एक को याद बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के याद आ जाएंगे। ये सारे कंट्रीज मेडिटेरियन सी के टच करते हैं, पुर्तगाल, स्पेन और ये फ्रांस, इटली, ये सारे जो कंट्रीज हमने डिस्कस किए, जो छोटे छोटे देश हैं, टर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। आगे ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, जो ये 4 ऑप्शंस दिए थे, सीरिया दिया था, इजराइल दिया था, जॉर्डन दिया था और ये 4 एक आधा और था ऑप्शन। उसमें यूपीएससी ने ये पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जो मेडिटेरियन को टच नहीं करता, तो जॉर्डन नहीं टच करता, जॉर्डन थोड़ा साइड में पड़ता है। तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो आप बिल्कुल मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखने से इमेजिन करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे एक एक देश याद रखने से, अब 15-20 देश है याद रखने लगेंगे तो वहाँ पर जाके हम भूल जाएंगे। ये सिर्फ अपने दिमाग में इमेज बनाने से याद होंगी ये चीज़ें, वैसे रट्टा मारने से याद नहीं होंगी, कितना कितना हम याद करेंगे। आगे क्या है, आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। गुल्फ ऑफ बोथनिया कौन कौन से देशों के बीच में है, तो गुल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पे है, वेस्ट में स्वीडन है, ईस्ट में फिनलैंड है। बाल्टिक सी के बारे में पूछा जा सकता है, तो बाल्टिक सी को तो ये सारे कंट्रीज टच करते हैं, जर्मनी, पोलैंड और यहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज हैं लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया। और गल्फ ऑफ फिनलैंड के बीच में कौन कौन से कंट्रीज हैं, ऊपर फिनलैंड है, नीचे इस्टोनिया, रशिया है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो 1-2 बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। डोवर स्ट्रेट कहाँ है, आप बताइए डोवर स्ट्रेट कहाँ है? डोवर स्ट्रेट देखिए इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है आपस में। वेस्ट में इंग्लिश चैनल है और ईस्ट में नॉर्थ सी है, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, ऊपर इंग्लैंड है, नीचे फ्रांस है। याद रखिएगा डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशन है एल्प्स, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो यूरोप की है, एल्प्स माउंटेन रेंज, और काफ़ी बॉक्साइट और आयरन यहाँ पे मिलता है, और कई सारे देशों के बीच में फैली हुई है, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इन सभी देशों के बीच में ये एल्प्स की रेंज फैली हुई है। आगे क्या है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस है एपिनीज। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए, जो ये है एपिनीज, ये इटली के अंदर में है पूरा का पूरा, पैरेलली चलता है। जो ये कंट्रीज हैं एड्रियाटिक सी के पैरेलल चलता है एपिनीज। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है मैप की वो है कारपैथियंस। यहाँ पे देखिए कारपैथियंस, ये स्लोवाकिया और रोमानिया के बीच में है। स्लोवाकिया और रोमानिया कहाँ पे हैं, यहाँ पे मैप में देख लीजिए, स्लोवाकिया यहाँ है और रोमानिया यहाँ पे है, तो ऐसे लोकेशन होगी कारपैथियंस की। आगे कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, आगे देखिए 2-3 जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, जैसे माउंट वेसुवियस, जो ये वोल्केनो वाले जो माउंटेन्स हैं वो इटली के अंदर हैं। 2-3 माउंटेन्स, यहाँ पे नाम तो नहीं दिए हुए, वैसे आप देख लीजिए माउंट वेसुवियस। एक माउंट स्ट्रोम्बली आपने सुना होगा जब आप जीसी लियोंग की बुक पढ़ते हो, वो भी इटली के अंदर में है, यहाँ पे है माउंट स्ट्रोम्बली। और एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है माउंट इटना। ये रेंजेस नहीं है, ये माउंटेन्स हैं,
पूरी माउंटेन्स की रेंज नहीं है, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं और वोल्केनिक माउंटेन्स है। कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि माउंट जो स्ट्रोम्बली है कहाँ है, माउंट एटना कहाँ है। वोल्केनिक माउंटेन्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इटली के अंदर में है ये। और क्या इंपॉर्टेंट है, पायरीन्स माउंटेन्स। पायरीन्स माउंटेन्स कहाँ हैं, यहाँ पे देखिए पायरीन्स माउंटेन यहाँ पे हैं, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में है। यहाँ पे देखिए स्पेन और फ्रांस के बीच में, तो यहाँ आसपास पड़ेंगे ये स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरीन्स माउंटेन्स। एक जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर में नाम से ही पता लग जाता है, तो कुछ ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ रिवर्स और लेक्स। यहाँ पे देखिए लेक्स की बात करें तो देखिए दो लेक इंपॉर्टेंट है, एक है लेक लाडोगा, एक है लाइट लेक ओनेगा। दो लेक्स फेमस हैं, लेकिन बात यह है कि ये रशिया के अंदर में आती हैं दोनों की दोनों, और रशिया यूरोप से हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि रशिया अलग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कल डिस्कस करेंगे हम रशिया, कल क्यों आज क्यों नहीं, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम लगता है ये इमेजेस बनाने में और ये सब कुछ ढूंढने में। तो कल हम डिस्कस करेंगे, पेपर से पहले पहले हम सारे डिस्कस कर लेंगे आराम से। और ये दो लेक्स हैं वो तो रशिया में आती हैं। उसके बाद रिवर्स की बात करें तो कौन कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ये राइन नदी। राइन नदी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, यूरोप की इंपॉर्टेंट वाटरवे है और नॉर्थ सी के अंदर में ये रिवर गिरती है। और यहाँ पे देखिए कई सारे देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है। पहले ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाती है, नहीं पहले ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए ये नीचे स्विट्ज़रलैंड है, ऊपर जर्मनी है, तो इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बना रही है। बाद में ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फ्रांस है और ये जर्मनी है। बाद में ये नॉर्थ सी के बीच में गिर जाती है। इंपॉर्टेंट वाटरवे है ये यूरोप का। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर है एल्ब, चेक रिपब्लिक से निकलती है और जर्मनी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिवर है और ये भी नॉर्थ सी के अंदर जाती है। उसके बाद में डोनबे रिवर, ये देखिए ब्लैक सी की अगर बात करें ना हम, कुछ इंपॉर्टेंट पूरा मैप दिखाता हूँ, एक सेकेंड आपको। यहाँ पे देखिए ये पूरा मैप है। ब्लैक सी की बात करें ना, ब्लैक सी का जो वाटर है काफ़ी फ्रेश वाटर है, जबकि ये पूरा जो सी है ये लैंड लॉक्ड है। आमतौर पे हम जब सैलिनिटी का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं, ये हमें पता लगता है कि जो सी जो होता है, जो समुद्र लैंड लॉक्ड होता है, यानी खुद अपने आप से अलग ही होता है। अब ये देखिए किसी दूसरे समुद्र से नहीं मिल रहा है ये ब्लैक सी, तो वो काफ़ी, वहाँ का पानी काफ़ी सैलीन होता है, काफ़ी नमकीन होता है। लेकिन ब्लैक सी में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है काफ़ी सारी रिवर्स इसके अंदर गिरती है। सारी डी वाली जो रिवर्स हैं, जैसे डोन रिवर, यहाँ पे देखिए डोन रिवर है, फिर उसके बाद में डनाइपर रिवर है और डनाइस्टर है, डोनबे है, ये सब सारी रिवर्स हैं, ये ब्लैक सी के अंदर गिरती हैं। तो इसी कारण से ब्लैक सी का जो पानी है वो ज़्यादा नमकीन नहीं होता और फ्रेश वाटर होता है। इसलिए यहाँ फिर कहाँ थे हम, रिवर डिस्कस कर रहे थे हम, एल्ब रिवर की हम बात कर रहे थे, ये डिस्कस हमने कर ली थी। डोनबे रिवर हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है जो डोनबे रिवर है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर में है, वो मैप में दिया नहीं हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो जर्मनी के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है डोनबे रिवर और जाती है ब्लैक सी के अंदर में, काफ़ी सारे देशों से होकर गुजरती है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जर्मनी, उसके बाद में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, इन सभी देशों से गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे पूरा। उसके बाद में कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, सीन रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। पेरिस जो सिटी है वो सीन रिवर के ऊपर में है और पेरिस की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इंग्लिश चैनल में ये जाती है। यहाँ पे देखिए यहाँ से जाके इंग्लिश चैनल में ये जाती है। आगे कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आगे तो रशिया स्टार्ट हो गया, रशिया हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।